हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल जय हरीश फिजिक्स क्लासेस। बच्चों, आज के लेक्चर में हमें पेपर डिस्कशन कंटिन्यू करना है। 15 क्वेश्चन पेपर के डिस्कस कर चुका हूँ और नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हमें अभी डिस्कस करने हैं। हमने जो 27 को पेपर लिया था वेव्स का, उसका डिस्कशन चल रहा है। उसमें 16 नंबर का क्वेश्चन आप देखो, कुछ इस तरह से है। दो वेव्स दी है और दोनों की इंटेंसिटी का रेशो पूछा है। आप सबको पता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इंटेंसिटी का फार्मूला क्या है बच्चों? इंटेंसिटी इज इक्वल टू 2 पाई एफ स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, उसके बाद में इंटू वी, ऐसा कुछ है। 2 पाई एफ स्क्वायर ए स्क्वायर वी इंटू रो, ऐसे इंटेंसिटी का फार्मूला। ये इंटेंसिटी के फार्मूले से आपको पता चलेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर इंटू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इसका मतलब इन दोनों के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, I2 डिवाइड बाई I1 इज इक्वल टू F2 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर डिवाइड बाई F1 स्क्वायर इंटू A1 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो, दोनों वेव्स का इक्वेशंस दिया है। अब दोनों वेव्स में क्या करना है आपको, देखो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2 पाई इंटू एफ। 2 पाई से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई एफ टी ओमेगा टी बन जाता है। मतलब ये फ्रीक्वेंसी ध्यान में रखना, 2 पाई बाहर है तो ये 2 पाई से मल्टीप्लाई करता तो ओमेगा टी बनता। इसका मतलब अंदर के 2 पाई अगर बाहर होगा तो ये अंदर की फ्रीक्वेंसी होती है 2 पाई, क्योंकि ये 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा इंटू टी, तो 2 पाई इंटू समथिंग, मतलब वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये फ्रीक्वेंसी है और यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है। तो F1 इक्वल टू 10 एंड F2 इक्वल टू 20। एम्पलीट्यूड की बात करेंगे तो A1 इज इक्वल टू 5, A2 इज इक्वल टू 10, ऐसा दिया है। अब देखो, I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू F2 स्क्वायर, देखो F2 20 का स्क्वायर इंटू और क्या है A2 स्क्वायर, A2 मतलब 10 का स्क्वायर डिवाइड बाय F1 स्क्वायर डिवाइड बाय F1 स्क्वायर इंटू A1 स्क्वायर। F1 स्क्वायर कितना है बच्चों, 10 स्क्वायर इंटू A1 स्क्वायर क्या है 5 स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा 400 इंटू 100 डिवाइड बाय 100 इंटू 25, ऐसा बन जाएगा। 100 100 कैंसिल, इसे डिवाइड करेंगे तो 1, क्या आंसर आता है देखो 25, 16। I2 बाय I1 इज इक्वल टू 16:1। ओके, तो ये है इसका आंसर। क्वेश्चन इजी था, लेकिन बच्चे क्या करते, ये इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, वो अंदर देखते ही नहीं, क्योंकि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। 2 पाई बाहर है, मतलब अंदर ये फ्रीक्वेंसी होती है। 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा टी करते थे, फिर ओमेगा को 2 पाई एफ लिखते थे, इसलिए पहले से 2 पाई बाहर है तो अंदर का एफ ही है। दोनों का फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, इसलिए फ्रीक्वेंसी की टर्म भी हमें कंसिडर करनी पड़ेगी इंटेंसिटी में। ओके, अब 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखो 17 नंबर के 2 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल ऑफ लेंथ, देखो लेंथ क्या क्या है, सेम मटेरियल है, लेंथ है L1 है L एंड L2 है 2L, मतलब मटेरियल सेम है, लेंथ ऐसी है L2L। वाइब्रेट विथ फ्रीक्वेंसीज, फर्स्ट की फ्रीक्वेंसी है 100 एंड सेकंड की फ्रीक्वेंसी दी है 150। ओके, रिस्पेक्टिवली द रेशियो ऑफ देयर टेंशंस, मतलब T1 एंड T2 का रेशियो पूछा है आपको क्या है। देखो बच्चों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू कैसा होता है, P डिवाइड बाई 2L अंडर रूट ऑफ T डिवाइड बाई म्यू।
अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी तो यहाँ पे p की जगह पे क्या आता है 1। वैसे हम कंसिडर करेंगे p की जगह 1 हो या 2 हो, लेकिन फ्रीक्वेंसीज एक बात पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l एंड फ्रीक्वेंसी इज इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। ओके, इसका मतलब क्या हो जाएगा, F1 अपॉन F2 इज इक्वल टू इनवर्स रिलेशन है तो L2 बाई L1 एंड टेंशन के साथ डायरेक्ट है तो क्या होगा, अंडर रूट में डायरेक्ट है तो T1 अपॉन T2 ऐसा होगा। आपको क्या पूछा है, T1 अपॉन T2 का रेशियो पूछा, इधर शिफ्ट करो इसे, F1 अपॉन F2 इंटू शिफ्ट करो L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T1 अपॉन T2, अंडर रूट ऑफ T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू F1 अपॉन F2 इंटू L1 अपॉन L2। या अंडर रूट में आपको T1 अपॉन T2 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग करो इसका। स्क्वेयरिंग करने के बाद में क्या होता है देखो, T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करो बच्चों, F1 स्क्वायर अपॉन F2 स्क्वायर इंटू स्क्वेयरिंग की, दोनों साइड की स्क्वेयरिंग की, L1 अपॉन L2 ब्रैकेट का स्क्वायर करता हूँ चलेगा, L1 अपॉन L2 ब्रैकेट का स्क्वायर। देखो T1 अपॉन T2 इक्वल टू F1 स्क्वायर अपॉन F2 स्क्वायर। देखो F1 है 100 अपॉन F2 है 150। एक काम करता हूँ, दोनों के ब्रैकेट का स्क्वायर करता हूँ चलेगा, और इन दोनों का भी ब्रैकेट का स्क्वायर करना है। L1 की जगह पे L रखेंगे, L2 की जगह पे 2L रखेंगे, और ब्रैकेट का क्या करना है, स्क्वायर। L कैंसल। यहाँ पे भी देखो क्या हो जाएगा, 50 से डिवाइड किया तो 2 डिवाइड बाय 3 इसका स्क्वायर इंटू L कैंसिल करके तो 1/2 का स्क्वायर, 4/9 इंटू 1/4, 4 कैंसिल तो 1/9। ये है T1 अपॉन T2। ओके, 1:9 सी ऑप्शन है 17 में। ओके, अब देखो अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नंबर का क्वेश्चन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन द वेव्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द डेंसर मीडियम। देखो एक वेव्स है, ट्रांसवर्स वेव अगर डेंसर मीडियम के ऊपर इंसिडेंट करेंगे तो क्या होता है, देखो आपको पता है क्रिस्ट इंसिडेंट करेंगे तो ट्रफ रिफ्लेक्ट होता है। इसका मतलब पार्टिकल वेलोसिटी पहले अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, बाद में पार्टिकल वेलोसिटी कैसी होती है, डाउनवर्ड। ये वेव वेलोसिटी है। ओके, ये भी है वेव वेलोसिटी। देखो पहले इस डायरेक्शन में जा रही थी वेव, इस डायरेक्शन में जा रही थी तो वेव वेलोसिटी ऐसी थी, पार्टिकल वेलोसिटी ऊपर थी। रिफ्लेक्शन के बाद में पार्टिकल वेलोसिटी नीचे गई और वेव वेलोसिटी क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड वेव ऐसी है। देखो इन दोनों में पार्टिकल वेलोसिटी देखो पहले ऊपर है बाद में नीचे है, तो फेज डिफरेंस कितना है पार्टिकल वेलोसिटी में। पार्टिकल वेलोसिटी के डायरेक्शन 180 डिग्री से चेंज हुई है। इसका मतलब फेज डिफरेंस जो है बच्चों, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई, ये हो गया 180 मतलब पाई रेडियन। ओके, ध्यान में रखना। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नंबर का क्वेश्चन हो गया है। नाइनटीन नंबर का क्वेश्चन देखो, फेज डिफरेंस पाई रेडियन होता है डेंसर मीडियम के ऊपर वेव इंसिडेंट करेंगे तो। नाइनटीन नंबर का क्वेश्चन पढ़ सकते हो आप लोग, कैसा है देखो बच्चों, पेपर आपको हुआ है ये, उसमें से क्वेश्चन आप पढ़ो, मतलब समझेगा आपको। वायर
along string has the following equation y, x and in meter and t in second. देखो वेव का एक इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू 0.02 साइन ऑफ 30t माइनस 4.0 इंटू एक्स. ओके, द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज. बच्चों ये क्वेश्चन ऐसा बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ये सिर्फ वेव का इक्वेशन पता होना चाहिए. आपको पता है y इज इक्वल टू क्या होता है, a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसा होता है. देखो एम्पलीट्यूड की जगह किसने लिए, तो एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू क्या है 0.02 मीटर में होगा, क्योंकि सब कुछ मीटर में है तो ये भी कैसा होगा, मीटर में होगा. ओके, तो एम्पलीट्यूड कितना होगा बच्चों, 0.02 मीटर, ऐसा एम्पलीट्यूड होगा. ओके, तो ये हो गया 19 नंबर का क्वेश्चन. अब हमें देखना है 20 नंबर का क्वेश्चन. देखो 20 नंबर के क्वेश्चन में वेव दी है ऐसी, और कुछ ऐसे आपको वेव का इक्वेशन मतलब डायग्राम दिया है 1 2 फिर 3. ट्वेंटी सेंटीमीटर दिया है ये. अब देखो बच्चों, और पूछा क्या है और एम्पलीट्यूड कितना है. देखो इसका एम्पलीट्यूड कितना है 0.6 मीटर. 20 नंबर के व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एज शोन इन द फिगर, ऐसा दिया और एम्पलीट्यूड पूछे. एक क्वेश्चन कितना इजी है. देखो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है वही एम्पलीट्यूड होता है. कितना है एम्पलीट्यूड, देखो 0.6 मीटर. मतलब डायग्राम निकालने की भी ज़रूरत नहीं थी, वैसे आपको समझ में आ जाएगा. तो ये था 20 नंबर का क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये. एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे एम्पलीट्यूड कहते हैं, 0.6 मीटर है वो. अब देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन. 21 नंबर के क्वेश्चन में देखो बच्चों कैसा है, स्टेशनरी वेव का इक्वेशन दिया है. The equation of stationary wave along straight string is given by y is equal to, देखो कैसा इक्वेशन दिया है, 4 इंटू साइन ऑफ 2 पाई एक्स डिवाइड बाय 3 इंटू कॉस ऑफ 40 पाई इंटू टी, where x and y are in centimeter and t in second. The separation between two adjacent nodes is. स्टेशनरी वेव का इक्वेशन दिया और दो नोड्स के बीच में का डिस्टेंस कितना होगा वो पूछा है. आप मुझे बताइए स्टेशनरी वेव अगर फॉर्म होगी, समझो अगर ऐसी फॉर्म होगी, ये स्टेशनरी वेव है बच्चों. अब इस स्टेशनरी वेव के इक्वेशन से आपको क्या करना है, दो नोड्स के बीच में का डिस्टेंस, देखो ये होते हैं नोड्स, द पॉइंट एट विच डिस्प्लेसमेंट इज 0. स्टेशनरी वेव में ऐसे पार्टिकल्स या ऐसे पॉइंट्स जिनका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है उन्हें कहते हैं नोड्स. और दो एडजेसेंट नोड्स के बीच में का डिस्प्लेसमेंट पूछा है, दो एडजेसेंट नोड्स के बीच में का डिस्टेंस होता है एक लूप, यानी कितना होता है हाफ ऑफ वेवलेंथ. तो आपको क्या करना है, हाफ ऑफ वेवलेंथ निकालना है. हाफ ऑफ वेवलेंथ निकालने के लिए पहले वेवलेंथ निकालना पड़ेगा. अब वेवलेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो
इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। y इज इक्वल टू, एक स्टेशनरी वेव का इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ 2a इंटू साइन ऑफ के एक्स इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, इसी इक्वेशन के साथ में कंपेयर करो। ओके बच्चों, अब इसके साथ में कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को, तो आपके ध्यान में आ जाएगा। यहाँ पे देखो के एक्स की जगह पे 2π/3 इंटू एक्स आया है, मतलब के की जगह पे कौन है 2π/3, के इज इक्वल टू 2π/3 ऐसा है। इसका मतलब क्या होगा, के इज इक्वल 2π/3, के क्या होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट ऑफ द वेव 2π/λ होता है। के इक्वल टू क्या होता है 2π/λ, यहाँ पे रखेंगे तो 2π/λ इक्वल टू 2π/3 है। 2π कैंसिल, तो लैम्बडा क्या हो जाएगा 3 एंड λ/2 क्या हो जाएगा 3/2, मतलब 1.5 मीटर। इसका मतलब दो नोड्स के रिस्पेक्टिव नोड्स के बीच में का डिस्टेंस λ/2 होता है। λ/2 इक्वल टू 1.5 मीटर, मतलब दो नोड्स के बीच में का डिस्टेंस है 1.5 मीटर। ओके अब देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन, सॉरी 22 नंबर का क्वेश्चन। देखो 22 नंबर के क्वेश्चन में दिया है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर इज n। सोनोमीटर वायर के फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी दी है n। ओके, इफ इट्स लेंथ एंड डायमीटर एंड टेंशन ऑल आर डबल्ड, मतलब क्या किए देखो, L डैश न्यू लेंथ 2L किया है, न्यू टेंशन 2T किया है एंड न्यू डायमीटर D डैश इज इक्वल टू 2D किया है। तो द न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विल बी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू, मतलब F डैश इज इक्वल टू हाउ मच। ओके, तो न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालना है। F डैश न्यू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देखो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई 2L, सॉरी पी की वैल्यू क्या होती है 1 स्ट्रिंग के लिए, 1 डिवाइड बाई 2L अंडर रूट ऑफ टी बाय म्यू मास पर यूनिट लेंथ। इसको ही मॉडिफाई करने के बाद में इक्वेशन क्या आता था 1/2L अंडर रूट ऑफ टी डिवाइड बाय, आपको पता होगा यहाँ पे इक्वेशन आया था पाई d² रो बाय 4, ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट में। अब कुछ लोग कहेंगे सर आपने तो πr² वाला इक्वेशन दिया था, ठीक है, अब r की जगह पे d/2, यहाँ पे r² था, कैसा था t डिवाइड बाय πr² रो, लेकिन r² की जगह पे मैंने क्या लिखा, r मतलब क्या होता है d/2, r² मतलब d/2 का स्क्वायर मतलब d²/4, ऐसा लिख सकता हूँ। इससे क्या पता चलता है, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड d² के साथ में इनवर्सली स्क्वायर रूट में मतलब बाहर आएगा तो क्या बनेगा, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d, ऐसा है। ओके, तो ये d² d आ जाएगा बाहर। तो क्या करना है देखो, उन्होंने कहा सबको डबल किया है, मतलब क्या हो जाएगा F डैश इज इक्वल टू, देखो टेंशन डबल किया है, इसे डबल किया है, इसे डबल किया है, इसे डबल किया है, तो नीचे क्या हो जाएगा देखो 1/L की जगह पे क्या रखना है 2 इंटू L की जगह पे क्या रखना है 2L। ओके, उसके बाद में D अंडर रूट में d², लेकिन बाहर आके क्या बनेगा d,
तो डी को भी डबल किया मतलब 2d बन जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, देखो इससे ही आपको पता चलेगा, ज़्यादा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। देखो टेंशन डबल किया, ऊपर √2 हो गया, नीचे क्या किया यल का 2, इसको लेंथ को ट्वाइस किया, डायमीटर को ट्वाइस किया, तो नीचे क्या हो जाएगा 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, एंड ऊपर क्या है √2, तो नीचे 4 और ऊपर √2, मतलब क्या हो जाएगा 1/2 √2 हो जाएगा। ओके, नीचे लगे तो करके दिखाता हूँ आपको। F2/F1 इज इक्वल टू, देखो √of T1 बाई, सॉरी ऊपर F2 है ना, T2 डिवाइड बाई T1 इंटू 1/, सॉरी इनवर्स रिलेशन है तो ऊपर क्या हो जाएगा F2 है तो ऊपर L1 नीचे L2, इनवर्स रिलेशन है तो ऊपर D1 नीचे D2। तो देखो F2/F1 इज इक्वल टू √of T2 2 टाइम्स T1 डिवाइड बाई T1 इंटू L1 की जगह पे क्या रखेंगे 2L, L1 की जगह पे L1, L2 की जगह पे 2L1, और बाद में F2 डिवाइड बाई F1 इज इक्वल टू √of T2 की जगह पे 2T1 डिवाइड बाई T1 इंटू L1/L2 की जगह पे 2L, L1 की जगह पे L1, L2 की जगह पे क्या रखेंगे 2L1 इंटू D1 की जगह पे D1, D2 की जगह पे 2D1, D1 D1 L1 L1 T1 T1 कैंसिल। F2/F1 इज इक्वल टू √of 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 1/4, F1 को शिफ्ट करो तो F2 क्या हो जाएगा F1 इंटू √2 डिवाइड बाई 4, F1 की जगह पे n करेंगे, फ्रीक्वेंसी n कही है, इंटू √2 डिवाइड बाई 4 को क्या लिख सकते हैं 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हो, 2 इंटू 2, दूसरे 2 को √2 इंटू √2 लिखता हूँ, एक √2 क्या हो जाएगा ऊपर के साथ में कैंसिल, n डिवाइड बाई 2 √2 विल बी न्यू फ्रीक्वेंसी। इजी क्वेश्चन था, बस समझने का मतलब प्रयास करो उसे। ओके, अब देखते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन। ओके, ट्वेंटी 23 नंबर के क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो फाई इंटू ब्रैकेट x, t, ओके, इज इक्वल टू j इंटू साइन ऑफ टू पाई म्यू t डिवाइड बाय लैम्बडा इंटू कॉस ऑफ 2 पाई x बाय लैम्बडा। ओके, ये वेव दी है, ऐसा इक्वेशन दिया और उन्होंने पूछा है कि ये कौन सी वेव है, मतलब ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव, लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव, ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव, लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। पहली बात तो फिक्स है ये स्टेशनरी वेव, उसका रीज़न क्योंकि देखो यहाँ पे साइन में t है एंड कॉस में x है, दो अलग अलग फंक्शन में, x एक फंक्शन में t एक फंक्शन में है, इससे पता चलता है कि ये कौन सी वेव है, स्टेशनरी वेव है। दूसरी बात ये है स्टेशनरी वेव, लेकिन कौन सी स्टेशनरी वेव, देखो इन्होंने कहा है फाई इज फंक्शन ऑफ x, और मतलब फाई x का फंक्शन है x एंड t का, मतलब यहाँ पे x है देखो एंड यहाँ पे t है, लेकिन j देखो एम्पलीट्यूड j के अलॉन्ग दिया है, एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव j के अलॉन्ग दिया है, इसका मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम पार्टिकल का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसे ही एम्पलीट्यूड कहते हैं, एंड एम्पलीट्यूड किसके अलॉन्ग दिया है j के अलॉन्ग। j मतलब क्या है, j इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग y एक्सिस, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड किसके अलॉन्ग है y एक्सिस के अलॉन्ग है।
इसका मतलब क्या है, पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, मतलब पार्टिकल वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाइब्रेट हो रहा है, एंड वेव्स किसके अलॉन्ग जा रही है, देखो वेव किसके अलॉन्ग जा रही है, एक्स के अलॉन्ग। इसका मतलब ये कौन सी वेव हो गई, वेव की डायरेक्शन एंड पार्टिकल के डायरेक्शन वाइब्रेशन की परपेंडिकुलर है, मतलब ये है ट्रांसवर्स वेव। स्टेशनरी इसलिए है, दो अलग अलग फंक्शन में एक्स है, एक फंक्शन में दूसरे फंक्शन में टी है, तो ये स्टेशनरी वेव है एंड ट्रांसवर्स है, मतलब ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव। ओके, अब देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ओके, what will be the wave velocity if radar gives 54 waves per minute, मतलब रडार की फ्रीक्वेंसी दी है 54 वेव्स पर मिनट, ऐसा करेंगे तो पर सेकंड में आ जाएगा, मिनट की जगह पे 60 सेकंड रखें तो ये हर्ट्ज में भी आ सकता है, पर सेकंड और हर्ट्ज। उसके बाद में क्या दिया है, वेवलेंथ ऑफ द गिवन वेव इज 10 मीटर, वेवलेंथ कितना दिया है 10 मीटर, देखो वेवलेंथ 10 मीटर दिया, फ्रीक्वेंसी ये दिया है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी 54 डिवाइड बाय 60 इंटू वेवलेंथ लैम्बडा की जगह पे 10, 9, तो 9 ऑप्शन में है बिल्कुल मीटर पर सेकंड, ये हो गई वेलोसिटी। 24 नंबर का क्वेश्चन, आपको फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ दी थी और वेलोसिटी निकालने के लिए कही थी। अब देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन। ओके, 25 नंबर का क्वेश्चन देखो, फॉर्क ए, देखो फॉर्क ए उसकी फ्रीक्वेंसी है एन ए इक्वल टू 50 हर्ट्ज। ओके, और दूसरा है प्रोड्यूसेस 2 बीट्स पर सेकंड विथ फॉर्क बी, दूसरा एक फॉर्क है वो उसे कहेंगे हम, ये उसकी फ्रीक्वेंसी एन बी है। आप मुझे बताइए दोनों के बीच में बीट्स फॉर्मेशन हो रहा है, किसके साथ में, मतलब एन ए एंड एन बी में बीट्स फॉर्मेशन हो रहा है। बीट्स फॉर्मेशन की फ्रीक्वेंसी दी है 2, बीट्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दो ट्यूनिंग फॉर्क दिए तो उन दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ही क्या होता है, बीट्स फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब ये है यहाँ पे जो सेकंड फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी या तो 2 से बड़ी होगी नहीं तो 2 से स्मॉल होगी, 2 से मतलब देखो 50 प्लस माइनस 2, या तो 50 से 50 में 2 ऐड करेंगे तो बी की फ्रीक्वेंसी आएगी, नहीं तो 50 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी, बी की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, क्योंकि बी एंड ए के बीच में बीट्स फॉर्मेशन हो रहा है, और बीट्स फॉर्मेशन हो रहा है मतलब बीट्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दोनों के फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। जो बीट्स का कंसेप्ट मैंने बताया वो आप समझो, उसका लेक्चर ठीक से देख के समझ के लेना आपको। ए फॉर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, बी के साथ में बी एंड ए का बीट्स फॉर्मेशन हो रहा है और बीट फ्रीक्वेंसी है 2, मतलब बी की फ्रीक्वेंसी 2 से बड़ी है नहीं तो 2 से कम है। अब देखो उसके बाद में उन्होंने क्या कहा है, ऑन फाइलिंग ए बीट फ्रीक्वेंसी बिकम्स 1, मतलब ए को फाइलिंग करेंगे तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो रही, ए को फाइल किया, देखो एक बात ध्यान में रखना, ए की फ्रीक्वेंसी ऐसी है देखो 50 हर्ट्ज, ओके, एंड बी की फ्रीक्वेंसी 2 से बड़ी है नहीं तो 2 से कम हो गया, ऐसा कुछ है। ओके, मतलब या तो 52 होगी नहीं तो 48 होगी। देखो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ए है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, दोनों में से कोई एक पॉसिबल है। बच्चों इसे हम डायरेक्टली समझेंगे, देखो इसको डायरेक्टली आपको अंडरस्टैंडिंग से इसका आंसर निकालना है। देखो यहाँ पे समझो एन ए की फ्रीक्वेंसी दी है और एन ए को ही फाइल किया, फाइल करने के बाद में क्या होती है, ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी बड़ी है। देखो पहले कितने बिट्स फॉर्म हो रहे हैं, बिट्स मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, पहले कितना था, देखो दोनों केस में दोनों का डिफरेंस लो, 2 हर्ट्ज 2 हर्ट्ज आता था पहले, लेकिन ए को फाइलिंग किया तो ए की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ए को फाइलिंग किया और फाइलिंग करने के बाद में इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो बिट्स फॉर्मेशन क्या हो रहा है 1,
अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो बीट्स फॉर्मेशन की जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो कम हो रही है। कम हो रही है मतलब देखो ए को फाइल करने के बाद में ए एंड बी के फ्रीक्वेंसी के बीच में का जो डिफरेंस था, जो पहले 2 था अब 1 बन रहा है। मतलब क्या हो रहा है, ए देखो इन दोनों के बीच में का डिफरेंस कब बढ़ सकता है, देखो फुट। अभी ये फाइलिंग करने के बाद में इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, अगर ये ऊपर जाएगा तो नीचे की जो ये रेंज दी है फ्रीक्वेंसी की 48, इसके साथ में इसका डिफरेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब डिफरेंस बढ़ जाएगा ना। फाइलिंग करने के बाद में ए बढ़ रहा है, फाइलिंग करने के बाद में क्या होता है, ए की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। अगर ए की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ए ऊपर जाएगा, मतलब नीचे वाले फ्रीक्वेंसी के साथ में डिफरेंस बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आंसर में क्या बताया, पहले 2 था, पहले बीट फ्रीक्वेंसी 2 थी, अब क्या बन रही है, 1 बन रही है। 1 बन रही है मतलब ये ए है ये बढ़ रहा है, और उसकी वजह से बी एंड ए के बीच में का डिफरेंस कम हो रहा है। तो बढ़ने की वजह से अगर डिफरेंस कम हो रहा होगा तो बी की फ्रीक्वेंसी ऊपर होगी या नीचे होगी, ऊपर होनी चाहिए ना, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो डिफरेंस कम हो रहा है। इसका मतलब ये है बी की फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली क्या होनी चाहिए, 52 हर्ट्ज। ओके, क्योंकि ए को फाइल करने के बाद में बी एंड ए के बीच में का डिफरेंस जो है पहले से कम हो रहा है, मतलब ए ऊपर जाना चाहिए। फाइलिंग करने के बाद में ए ऊपर जा रहा है, और ए के ऊपर जाने की वजह से फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। बी एंड ए के बीच में का जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो कम हो रहा है। ओके, उसके बाद में देखते हैं 26। सॉरी, हाँ 25 हो गया अभी जो 25 देखा था हमने। अब देखते हैं 26। 26 में क्या दिया है आपको, वेव की डायग्राम दी है। देखो बच्चों, ऐसी कुछ वेव की डायग्राम दी है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, ऐसा दिया है। और उन्होंने क्या कहा है, विच पॉइंट्स आर इन द सेम फेज। देखो पॉइंट सेम फेज में होने के लिए ध्यान में रखना, 2 पॉइंट्स के बीच में का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल टू वेवलेंथ होना चाहिए, और दोनों के डायरेक्शन ऑफ द मोशन सेम होनी चाहिए। देखो ये ऐसा ऊपर जा रहा है, इसके जैसा ऐसा ही ऊपर जाने वाला यहाँ पे पार्टिकल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नोट नहीं किया है, इसका मतलब नहीं हो सकता। यहाँ पे पार्टिकल नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। लेकिन देखो बी नीचे जा रहा है ऐसा, तो बी के विथ रिस्पेक्ट टू देखो यहाँ से ऐसा, यहाँ पे पार्टिकल नहीं है नीचे जाने वाला। देखो सी को देखते हैं, सी ऐसा ऊपर जा रहा है देखो, और एक वेवलेंथ कंप्लीट होने के बाद में ई भी देखो, एक वेवलेंथ। देखो हमेशा 2 पार्टिकल्स के बीच में का डिस्टेंस अगर एक वेवलेंथ होगा तो 2 पार्टिकल सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन में होते हैं, ध्यान में रखना। यहाँ पे सिर्फ सी एंड ई ऐसे पार्टिकल्स है, दोनों के बीच में एक वेवलेंथ कंप्लीट हो रही है। और देखो वैसे भी वाइब्रेशन में उनका जो वे ऑफ वाइब्रेशन है सेम है। ओके, इसका मतलब दोनों कैसे है, सेम फेज में है। ओके, सी एंड ई, 2 पार्टिकल्स तभी सेम फेज में हो सकते हैं जब दोनों के बीच में का दोनों के बीच में का जो डिफरेंस है डिस्टेंस का वो इक्वल टू वेवलेंथ होना चाहिए। यहाँ पे सी एंड ई के बीच में का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ के बराबर है, इसलिए दोनों सेम फेज में है। और वाइब्रेशन में भी देखो दोनों कैसे हो रहे, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये हो गया 26 नंबर का क्वेश्चन। अब देखते हैं 27। का क्वेश्चन देखो, figure given shows sinusoidal wave on a string if the frequency of the wave is 150 hertz। फ्रीक्वेंसी दी है 150 हर्ट्स। ओके, ये है फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में क्या कहा है, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ द गिवन वेव। वेलोसिटी एंड वेवलेंथ पूछिए। देखो पहले वेव निकालता हूँ यहाँ पे,
ऐसा दिया है एक तो बताइए तो 20 सेंटीमीटर। ओके, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ओके, अब देखो यहाँ पे देखो, वैसे अगर देखेंगे तो एक वेवलेंथ यहाँ तक हो गई, दो यहाँ तक हो गए और ये आधी, मतलब टोटल कितने 2.5 इंटू वेवलेंथ इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है। इसका मतलब लैम्बडा कितना हो जाएगा 20 डिवाइड बाई 2.5। इसे अगर करेंगे तो ऊपर 200 करो, नीचे क्या हो जाएगा 25, 8 लैम्बडा इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, ये वेवलेंथ हो गई। लैम्बडा इक्वल टू क्या है 8 सेंटीमीटर। देखो अब फ्रीक्वेंसी है, लैम्बडा है, अब इन दोनों से क्या निकालना है आपको, वेलोसिटी। वेवलेंथ तो है ही, अब वेलोसिटी निकालो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन लो, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ का। ओके, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, देखो फ्रीक्वेंसी है 150 इंटू वेवलेंथ है 8 सेंटीमीटर। वैसे वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में नहीं मीटर पर सेकंड में दिए, तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 टू द पावर। ये अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 इंटू 8, 17.0। बच्चों एक बार देखो वापस करके, ये तो से 8 इंटू 150, 8 इंटू 150, एक मिनट, 12.00 मीटर में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। तो ये आ गया 12 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी। ओके, ठीक है बच्चों। तो अभी देखते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन। ट्वेंटी 28 नंबर का क्वेश्चन तो बहुत इजी है। आपको ऐसे डायग्राम दिए, इसमें कितने लूप्स दिए 1 2 3 4 5 लूप्स दिए और नोड्स एंड एंटी नोड्स कितने ऐसा पूछा है। देखो 1 2 3 4 एंड 5। ओके, ऐसे 5 लूप्स दिए, नोड्स एंड एंटी नोड्स कितने, देखो नोड्स 1 2 3 4 5 6 नोड्स है। एंटी नोड देखो 1 2 3 4 5 एंटी नोड है। क्या बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चन है, छोटे बच्चों को पूछने के लायक। अब देखते हैं 29 बच्चों। अभी हमें 29 नंबर का क्वेश्चन देखना है। 29 नंबर का क्वेश्चन अगर पढ़ेंगे तो कैसा है, देखो एन ऑब्जर्वर मूव्स टूवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स ऑफ साउंड विथ वेलोसिटी 1/5 ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड, द परसेंटेज चेंज इन एपरेंट फ्रीक्वेंसी। मतलब एक ऑब्जर्वर है, एक स्टेशनरी सोर्स की वेलोसिटी कितनी है बच्चों 0 है, ऐसे स्टेशनरी सोर्स की तरफ मूव हो रहा है और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है वेलोसिटी ऑफ साउंड के 1/5। ओके, और एपरेंट चेंज परसेंटेज एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, देखो एपरेंट फ्रीक्वेंसी माइनस ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी इंटू 100, मतलब परसेंटेज चेंज इन एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगा। उस पर्सन को जो सुनाई दे रही है फ्रीक्वेंसी, वो रियल फ्रीक्वेंसी के कितने मतलब परसेंटेज में चेंज हुई है। तो एपरेंट माइनस ओरिजिनल डिवाइड बाय ओरिजिनल इंटू 100, ये हमें निकालना है। अब देखो पहले एपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं रियल फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। एन ए इज इक्वल टू क्या फार्मूला है बच्चों,
वी प्लस माइनस वी ओ डिवाइड बाय वी माइनस प्लस वी एस इंटू रियल फ्रीक्वेंसी एन। ओके, तो देखो एन ए इज इक्वल टू वी प्लस, देखो ऑब्जर्वर मूविंग टूवर्ड सोर्स मतलब वी प्लस ही करना पड़ेगा वी ओ डिवाइड बाय सोर्स स्टेशनरी है तो वी स्टेशनरी है तो उसकी वेलोसिटी जीरो, सोर्स की वी एस जीरो रखा। एन ए इज इक्वल टू वी प्लस वी ओ कितना है बच्चों, वी ओ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर वी बाय 5 है, वी बाय 5 डिवाइड बाय वी इंटू एन। वी प्लस वी बाय 5, 5 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 वी बाय 5 प्लस वी डिवाइड बाय वी इंटू एन। तो ये क्या हो जाएगा देखो, सॉरी 5v प्लस वी मतलब 6v बाय 5v इंटू एन, ये है एन ए। इसका मतलब एन ए एपरेंट फ्रीक्वेंसी वी कैंसिल 6/5 इंटू एन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, ये एपरेंट फ्रीक्वेंसी आ गया। आपको क्या निकालना है, एन ए माइनस एन डिवाइड बाई एन इंटू 100। ओके, इसे निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, देखो यही फॉर्मूले में रखते हैं। देखो एन ए की जगह पे क्या रखेंगे 6/5 ऑफ एन, 6/5 ऑफ एन माइनस एन डिवाइड बाय एन इंटू 100, ये निकालना है। चलो निकालो क्या आता है देखते हैं। देखो 6/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है 6n माइनस 5 इंटू एन डिवाइड बाय 5 इंटू एन इंटू 100। 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा 1, मतलब एन 6 माइनस 5 एन डिवाइड बाय 5 इंटू एन, यानी एन कैंसिल इंटू 100। तो ये 5 से इसे डिवाइड करेंगे तो 20% आता है। ओके, समझ में आ गया बच्चों कैसे सॉल्व करना है आपको। एन ए माइनस एन डिवाइड बाय एन इंटू 100, इसे कहते हैं परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी। परसेंटेज चेंज इन फ्रीक्वेंसी के लिए पहले एपरेंट फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला से एपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालो एंड परसेंटेज चेंज के लिए इस फार्मूला में रखो, एन ए माइनस एन डिवाइड बाई एन इंटू 100। एन ए रखा, जो भी गिवन डाटा है उससे मैंने एन ए निकाला, एन ए इस फार्मूला में रखा, आ गया आंसर 20%। अब सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर का। देखो 30 नंबर का क्वेश्चन कैसा है। अ बैंड प्लेइंग म्यूजिक एट फ्रीक्वेंसी न्यू। देखो एक बैंड है, उसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है न्यू। उसके बाद में क्या, इज मूविंग टूवर्ड्स अ वॉल। देखो एक वॉल है ऐसा और उसकी तरफ ये बैंड मूव हो रहा है। देखो बैंड, ओके, बैंड इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसे सोर्स कहेंगे। एट अ स्पीड, बैंड की स्पीड कितनी, देखो वीबी, बैंड सोर्स है एंड उसकी स्पीड है वी एस इज इक्वल टू वी वी। ओके, और क्या दिया है देखो, अ मोटरिस्ट इज मूविंग फॉलोइंग बैंड। एक मोटरिस्ट है, ओके, थोड़ी डायग्राम मैंने साइकिल जैसे निकाली है, ओके, तो कंसिडर करो बैंड की तरफ जा रहा है वो, और मोटरिस्ट की वेलोसिटी कितनी दी है vm, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कहेंगे हम लोग vm, क्योंकि वही ऑब्जर्व कर रहा है। और क्या दिया उन्होंने, इफ v इज द स्पीड ऑफ साउंड द एक्सप्रेशन फॉर द बीट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द मोटरिस्ट। देखो ये परसेंट बीट फ्रीक्वेंसी, कुछ लोग कहेंगे सर ये बीट्स क्यों सुनेगा, ये तो डॉपलर इफेक्ट का क्वेश्चन है। बच्चों क्या होगा, इस पर्सन को इस बैंड से डायरेक्ट एक साउंड सुनाई देगा, और दूसरा इस बैंड का यहाँ वॉल के ऊपर रिफ्लेक्ट होकर एक साउंड आता है, वो एक सुनेगा, और दोनों की वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी फॉर्म हो जाएगी। अब पहले क्या करना है हमें, पहले क्या करना है, ये बैंड देखो, डायरेक्ट बैंड का जो साउंड है, डायरेक्ट अगर देखेंगे तो सोर्स कैसा मूविंग है आप बताओ मुझे। डायरेक्ट अगर देखेंगे तो ये बैंड कैसा है, सिर्फ अब वॉल के ऊपर वो जाके रिफ्लेक्ट होके आएगा वो मत सोचो,
सिर्फ डायरेक्ट जो साउंड जा रहा है इस बैंड का इस ऑब्जर्वर की तरफ, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर कंसिडर करेंगे तो देखो इस ऑब्जर्वर के लिए ये बैंड कैसा जा रहा है, दूर जा रहा है। इसका मतलब सोर्स इज मूविंग अवे एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड सोर्स, ऐसा फॉर्मूला है। मतलब जो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी सुनेगा ये पर्सन दो फ्रीक्वेंसी सुनता है बच्चों, एक इस बैंड के डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी और दूसरा इस बैंड से जो निकल रहा है साउंड, ये वॉल के ऊपर जाके रिफ्लेक्ट होगा और फिर वॉल से रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस आएगा। समझ में आया ना? एक डायरेक्ट एंड एक रिफ्लेक्शन के बाद में दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी उसको सुनाई देगा और दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कुछ होगा, इसीलिए उसको बीट सुनाई देती है। और उस बीट्स की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। समझा कि नहीं? एक फ्रीक्वेंसी बैंड से डायरेक्ट आएगी और दूसरी बैंड से जाएगी वॉल की तरफ, वॉल से रिफ्लेक्ट होकर इस मोटरसाइकिल के ऊपर बैठे हुए पर्सन के पास आएगी और वो दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी उसे। तो उन दोनों फ्रीक्वेंसी का क्या करना है, आपको डिफरेंस लेना है और जो भी डिफरेंस होगा वो है बीट फ्रीक्वेंसी। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, दो एपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। पहले एपरेंट फ्रीक्वेंसी एन ए इज इक्वल टू, डायरेक्ट सुनता है वो, डायरेक्ट सुनता है तो फॉर्मूला क्या देखो, वी प्लस माइनस वी ओ डिवाइड बाई वी माइनस प्लस वी एस इंटू एन। वी प्लस माइनस वी ओ क्या करेंगे देखो बच्चों, ऑब्जर्वर कैसा है बच्चों, ऑब्जर्वर देखो मूविंग टूवर्ड सोर्स था, सोर्स ये है, टूवर्ड सोर्स था तो इसलिए प्लस वी एम। ओके, दूसरा ऑब्जर्वर की वेलोसिटी वी एम है मोटरिस्ट की, वी माइनस करे या प्लस करे आप बताओ। क्योंकि देखो इस केस में, फर्स्ट केस में क्या है देखो, ऑब्जर्वर ऐसा जा रहा है और बैंड कैसा जा रहा है, बैंड देखो बैंड कैसा जा रहा है, ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है कि नहीं, और बैंड से जो डायरेक्ट साउंड आ रहा है, साउंड डायरेक्ट वो भी दूर जा रहा है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, दूर जाएगा तो नीचे क्या करना पड़ेगा, सोर्स को प्लस वी एस। ये डायरेक्ट सुन रहे हैं एन ए, ये है डायरेक्ट सुनाई देने वाला वेव जो है, जो बैंड से डायरेक्ट सुनाई देता है विदाउट रिफ्लेक्शन। अब देखते हैं दूसरी एक फ्रीक्वेंसी सुनता है ये पर्सन, उसे एन ए डैश कहूँगा मैं। लेकिन ये फ्रीक्वेंसी कैसे सुनता है देखो, ये जो बैंड से फ्रीक्वेंसी सुनी थी ये कैसे सुनी थी, बैंड से डायरेक्ट साउंड आ रहा था, बैंड दूर जा रहा है लेकिन साउंड डायरेक्ट आ रहा है। ओके, ऐसे फ्रीक्वेंसी सुनी थी। अब हम कैसे फ्रीक्वेंसी लेंगे देखो, ये मोटरिस्ट है, थोड़ा डायग्राम और थोड़ा बुरी डायग्राम, ठीक है। ये मोटरिस्ट है और इसकी वेलोसिटी वी एम है और ये है वॉल। अब क्या हो रहा है, यहाँ से बैंड का साउंड क्या हो रहा है, वॉल की तरफ जा रहा है और वॉल से रिफ्लेक्ट होकर इस पर्सन की तरफ आ रहा है। और जितना मोटरिस्ट जितने वेलोसिटी से जाएगा ना सामने, उतना ही वेलोसिटी से साउंड इधर आता है, ध्यान में रखना। जितने वेलोसिटी से ये बैंड जितने वेलोसिटी से जाता है वॉल की तरफ, उतना ही रिफ्लेक्टेड वेव का जो रिफ्लेक्ट हम कैसा कंसिडर करते हैं, देखो ये बैंड ऐसे जा रहा है ना, बैंड के रिफ्लेक्शन की वजह से जो भी साउंड सुनाई देता है वो हम रिफ्लेक्टेड कंसिडर करते हैं। उसे क्या कंसिडर करते हैं, रिफ्लेक्टेड साउंड। लेकिन रिफ्लेक्टेड साउंड के लिए हम क्या कंसिडर करते हैं आपको पता है, कार का एग्जांपल याद करो, डॉपलर इफेक्ट में कार का एग्जांपल याद करो। ये मोटरिस्ट है, ओके, ये मोटरिस्ट है, यहाँ पे है, ऑब्जर्वर जा रहा है, ओके, ऐसे जा रहा है, एंड यहाँ पे वॉल है, यहाँ पे बैंड है। तो बैंड ऐसे जा रहा है लेकिन साउंड तो रिफ्लेक्शन से आ रही है, तो हम क्या कंसिडर करते हैं, मिरर इमेज ऑफ बैंड। और जो साउंड कौन से डायरेक्शन में मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं ऐसा कंसिडर करते हैं। देखो इसका रिफ्लेक्शन होके साउंड वापस आ रहा है, फिर भी हम ऐसा कंसिडर करते हैं इसका रिफ्लेक्शन नहीं है, इसकी एक मिरर इमेज है और वो भी उतने ही वेलोसिटी से इधर आ रही है जितने वेलोसिटी से ये बैंड वॉल की तरफ जा रहा है। जितने वेलोसिटी से बैंड वॉल की तरफ जा रहा है उतने ही वेलोसिटी से वॉल के उस साइड एक इस बैंड की मिरर इमेज अप्रोचिंग है, ऐसा कंसिडर करते हैं हम लोग। ओके, क्योंकि साउंड ऐसा जाके ऐसा आ रहा है, तो ऐसा आ रहा है तो हम उधर सोर्स कंसिडर करेंगे, उसकी वेलोसिटी इस बैंड के बराबर ही, लेकिन ऐसा साउंड आ रहा है तो इस डायरेक्शन में सोर्स आ रहा है, ऐसे कंसिडर, इसे सोर्स कंसिडर करेंगे। और ये है ऑब्जर्वर। ओके, देखो ये ऑब्जर्वर वी एम ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है, तो कैसे कंसिडर करना पड़ेगा, एन ए डैश इज इक्वल टू न्यू फ्रीक्वेंसी जो सुनाई दे रही है दूसरी एक,
इस पर्सन को 2 सुनाई दे रही है, एक रिफ्लेक्शन के बाद में जो सुनाई दे रही है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है एन ए डैश, ओके, इज इक्वल टू वी प्लस अप्रोचिंग है। देखो बच्चों अब इससे कंसिडर ही मत करो बैंड को बीच में के, अब बैंड का जो मिरर इमेज है उससे कंसिडर करो जो वॉल के उस साइड है। अब देखो ऑब्जर्वर एंड सोर्स दोनों अप्रोचिंग है। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी देखो वी ओ, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी वी एम है, वी एम डिवाइड बाय सोर्स भी अप्रोचिंग है तो नीचे क्या करते हैं सोर्स की वेलोसिटी माइनस करते हैं इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एन। अब देखो ये है एन ए एंड ये है एन ए डैश, तो बीट फ्रीक्वेंसी निकालना है तो हम क्या करेंगे बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। बड़ा कौन सा होगा, ये बड़ा है बच्चों। क्यों बड़ा है उसका रीज़न बताओ, क्या क्यों बड़ा है? ये बड़ा इसलिए यहाँ पे देखो डिवीजन में प्लस है, यहाँ पे माइनस है डिवीजन, तो ये बड़ा है। बड़े में से छोटे को माइनस करो, मतलब दोनों फ्रीक्वेंसी एपरेंट फ्रीक्वेंसी दोनों का डिफरेंस लो, आपको बीट फ्रीक्वेंसी मिलती है। बीट फ्रीक्वेंसी मतलब जो भी दो वेव आ रही है दोनों के फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस यानी होता है बीट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे एक वेव की फ्रीक्वेंसी जो सुनाई दे रही है वो डायरेक्ट एन ए है, रिफ्लेक्शन के बाद में एन ए डैश है, तो दोनों का डिफरेंस लो बीट फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। अब दोनों का डिफरेंस लेते हैं। एन ए डैश माइनस एन ए डैश कितना देखो v प्लस वी एम डिवाइड बाय v माइनस वी एस सोर्स। सोर्स मतलब क्या है, बैंड है। सोर्स मतलब क्या है, बैंड है। माइनस v प्लस वी एम, ये ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, एन माइनस ऑफ v प्लस वी एम डिवाइड बाय v माइनस नहीं प्लस ये एन ए है ना, एन ए डैश एन ए वी प्लस वी बी ऐसा लेना पड़ेगा इनटू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एन। अब लो ये डिफरेंस कॉमन निकालता हूँ, वी प्लस वी एम को वी प्लस वी एम कॉमन निकालता हूँ, इंटू एन भी कॉमन निकालता हूँ, चलेगा ना, इंटू एन भी कॉमन निकालता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा 1 अपॉन वी माइनस वी बी माइनस ऑफ 1 अपॉन वी प्लस वी बी ऐसा, ओके। वी प्लस वी एम इंटू एन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो v प्लस वी बी माइनस ऑफ ये यहाँ पे रखेंगे तो माइनस v माइनस माइनस क्या होता है प्लस ऑफ वी बी डिवाइड बाय ये करो क्या हो जाएगा देखो, मल्टीप्लाई करो इसे तो वी स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। तो v प्लस वी एम ये क्या हो जाएगा देखो बच्चों, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इंटू एन इंटू टू वी बी ऐसा आ जाएगा डिवाइड बाय वी स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर। तो ये है आंसर बीट फ्रीक्वेंसी एन ए डैश माइनस एन ए। ओके बच्चों समझ में आ गया। सिर्फ कैसा है कि यहाँ पे मतलब एन रखा है और आपके ऑप्शन में एन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को न्यू कंसिडर किया है। हमने कंसिडरेशन में वो हमेशा एन ही रखा है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को, लेकिन न्यूमेरिकल में ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट किया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एन की जगह पे क्या रखना पड़ेगा न्यू। इसका मतलब v प्लस वी एम इंटू टू वी बी ऐसा लिखूँगा डिवाइड बाय वी स्क्वायर माइनस वी बी स्क्वायर इंटू न्यू यहाँ पे लिखेंगे। ओके, क्योंकि n की जगह पे मैंने क्या रखा है अभी न्यू, क्योंकि ऑप्शन में वैसा दिया है, न्यूमेरिकल में वैसा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट किया है। कुछ डाउट होगा तो बता देना मुझे। ओके, टेस्ट पेपर पूरा डिस्कस किया है।